नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने वस्त्रोपयोगी रेशों अर्थात टेक्सटाइल फाइबर्स की कुछ द्वितीयक विशेषताओं जैसे घर्षण प्रतिरोधक क्षमता, उसका भौतिक आकार, सूक्ष्मता, कोमलता, रंग और चमक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कुछ और द्वितीयक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम रेशों के गुणों के माध्यम से उनका चयन करने में सफल हो सकेंगे। आज के वीडियो में सबसे पहले हम जिस विशेषता का अध्ययन करने वाले हैं वो है कठोरता तथा दृढ़ता, स्टिफनेस एंड रिजिडिटी। कठोरता तथा दृढ़ता रेशे की एक ऐसी विशेषता है जो उसके ड्रेप को यानी हमारे शरीर पर वो किस तरीके से लटका रहेगा या किस तरीके से फॉल करेगा, इसको प्रभावित करती है। कठोरता तथा दृढ़ता वस्त्र का एक ऐसा विशेष गुण है या ऐसी प्रवृत्ति है जिसके कारण वस्त्र बिना किसी सहारे के अपनी स्थिति में खड़ा रह सकता है। जैसे आपने कुछ वस्त्रों को देखा होगा, अगर हम उन्हें पकड़ करके लटकाते हैं तो वो अपने शेप को चेंज नहीं करते, जैसे हमने उन्हें पकड़ रखा है उसी शेप में नीचे फॉल करते हैं। लेकिन कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जो अपना शेप चेंज कर लेते हैं। तो अगर कपड़े के अंदर, वस्त्र के अंदर कठोरता है तो वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर कठोरता नहीं है तो जिस तरह का हमारा फिगर है उसके साथ साथ ही ड्रेप होता रहेगा। यह बहुत सारे तरह की ड्रेसेस के लिए डिज़ाइनिंग में काम आती है। जैसे अगर हमें सलवटें बनानी है, चुन्नटें बनानी है, प्लीट्स डालनी है, तो कपड़े की ड्रेपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, अर्थात उसमें कठोरता या दृढ़ता कम होनी चाहिए। वस्त्र की दृढ़ता को लचीलेपन के विपरीत रूप में माना जाता है। वस्त्र की दृढ़ता मुड़ने या सलवट के प्रति प्रतिरोध भी मानी जा सकती है कि अगर हम उसमें किसी तरह की कोई भी सलवटें डाल रहे हैं तो वो उनका विरोध करे, उनको अपने ऊपर सेट नहीं होने दे। इस तरह का गुण वस्त्र की दृढ़ता कहलाता है। यह वस्त्र के स्पर्श और लटकनशीलता यानी ड्रेपेबिलिटी के लिए एक प्रमुख उत्तरदायी कारक है। जब भी हम किसी वस्त्र को छूते हैं तो अगर वस्त्र स्टिफ होगा, रिजिड होगा, तो छूने पर वो कड़ा महसूस होगा, कठोर महसूस होगा। लेकिन अगर वस्त्र ऐसा नहीं है तो वो काफ़ी नर्म और मुलायम महसूस हो सकता है। रेशे की कठोरता तथा वस्त्र की संरचना दोनों ही चीज़ें उसकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, और दोनों मिलकर के वस्त्र की कठोरता और वजन, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसे वस्त्र की बॉडी कहा जाता है। तो जो भी कठोर या दृढ़ वस्त्र होते हैं उनका प्रयोग हम पहनने के लिए कम करते हैं, बल्कि जैसा आप इन इमेजेस में देख रहे हैं, बैग्स के लिए या थैलों के लिए या मजबूत चीज़ों के लिए ज़्यादा किया जाता है अगर कपड़ा ज़्यादा कठोर या दृढ़ है तो। दूसरा गुण है रेशे की क्रिम्प। क्रिम्प का अर्थ है लंबाई में लहरें, उठाव या घुमाव। जैसा आप इन इमेजेस में क्लियरली समझ सकते हैं कि किस तरीके से रेशे में लहरें होती हैं प्राकृतिक रूप से, या कभी कभी इनको कृत्रिम रूप से भी रेशों के अंदर डाला जाता है। इसे रेशे की प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित लहरों की संख्या के आधार पर नापा जाता है। या तो एक तरीका तो यह है कि हम इसमें काउंट कर लेते हैं कि 1 इंच में कितने क्रिम्प्स आ रहे हैं, 1 इंच लंबाई में, उस तरीके से नाप लेते हैं। या फिर दूसरा तरीका इसमें है कि हम इसके क्रिम्प्स हटा करके, अगर इसको खींचेंगे तो क्रिम्प्स हट जाएंगे और उस समय पर इसकी लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। यानी मान लीजिए कि अगर रेशा क्रिम्प से पहले 10 सेंटीमीटर लंबा था और क्रिम्प हटाने के बाद यानी उसको खींचने के बाद में वो 12 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका मतलब उसमें 20% क्रिम्प्स हैं, 20% क्रिम्प्स होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है क्योंकि इसके कारण ही रेशों में परस्पर सटने की क्षमता यानी कोहेसिवनेस होती है।
आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है जब हम प्राथमिक विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। कोहेसिवनेस यानी परस्पर सटने की क्षमता रेशे से धागा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और जब रेशे में ये गुण होगा धागा बनाने के लिए, तभी एक अच्छा मजबूत धागा बन सकेगा। तो अगर क्रिम्स हैं रेशे के अंदर तो उससे बनने वाला धागा काफ़ी अच्छा मजबूत धागा होगा, और परिणाम स्वरूप जो भी कपड़े उससे बनेंगे, वस्त्र उससे बनेंगे, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो भी उतने ही अधिक मजबूत होंगे। इसके साथ साथ ही क्रिम्स होने के कारण रेशों में प्रतिस्कंदता यानी सलवट की प्रतिरोधक क्षमता, एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं रेजिलियंसी, वो भी बहुत अच्छी होती है। घर्षण प्रतिरोधकता भी इसकी बढ़ जाती है। अगर आप इसको रगड़ेंगे तो रगड़ पर ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है, क्योंकि पूरी सतह किसी भी दूसरी चीज़ से रगड़ नहीं पाती है। वेवी स्ट्रक्चर है तो रेशे का कुछ भाग ही दूसरी सतह के संपर्क में आता है। और जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं कि जब अगर रेशे के अंदर क्रिम्प्स हैं तो उसकी मोटाई भी ज़्यादा हो जाती है। अगर हम बिना क्रिम्प्स के रेशे को देखें तो उसकी मोटाई कंपैरेटिवली कम रहेगी, और इसी वजह से जो भी प्रोडक्ट बनता है वो थोड़ा बल्की या मोटा या स्थूल हो जाता है। उसमें बल्कीनेस और स्पंजीनेस बढ़ जाती है। जिन रेशों में क्रिम्प ज़्यादा होते हैं वो दूसरे रेशों के साथ आसानी से जुड़ जाते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप कताई या स्पिनिंग में हमें मदद मिलती है, और उससे जो रेशे धागे बनाए जाते हैं वो पतले धागे बनाए जा सकते हैं। क्रिम्प्स के माध्यम से वस्त्र के अंदर भी धागे की मोटाई को नियंत्रित किया जा सकता है, और कितने क्रिम्प्स डालने हैं, कितना मोटा रखना है, इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि हम क्रिम्प्स आर्टिफिशियली भी डाल सकते हैं। प्राकृतिक रूप से तो कुछ रेशों में क्रिम्प होते ही हैं, लेकिन हम कृत्रिम रूप से भी रेशों के अंदर क्रिम्प डाल सकते हैं, और रेशे की से जो बनने वाले वस्त्र हैं उन वस्त्रों में संकुचन प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। संकुचन प्रतिरोधकता यानी सिकुड़ने की प्रवृत्ति का विरोध। तो क्योंकि रेशे में क्रिम्प्स हैं तो जब भी उसको आप किसी तरीके से सिकोड़ने का प्रयास करेंगे, चाहे धोते समय या और कभी भी, उसका वो विरोध करता है, क्योंकि उसमें खिंचने की क्षमता है। क्रिम्प्स हट करके वो कम मोटा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, लेकिन सिकुड़ेगा नहीं। और क्रिम्प्स की वजह से ही जो भी वस्त्र बनते हैं वो भी कंपैरेटिवली मोटे हो जाते हैं। क्रिम्प के कारण रेशे की तरंगित संरचना से प्रकाश का विकिरणन होता है, और इससे बनने वाले उत्पाद का स्वरूप मंद यानी चमक विहीन होता है। इसका तात्पर्य यह है कि हम जब भी कोई भी वस्त्र या धागे की या रेशे की सतही संरचना को देखते हैं तो उस संरचना में अगर वो चिकनी और गोलाकार या अंडाकार सतह है, हमने ये पिछली क्लास में पढ़ा था जब हम चमक को पढ़ रहे थे, तो प्रकाश का परावर्तन अधिकतम होता है और सतह बहुत चमकीली यानी रेशा, धागा या वस्त्र बहुत अधिक चमकीला दिखाई देता है। लेकिन अगर सतह नियमित नहीं है, अनियमित आकार की है, उस पर कोई भी संरचनाएं हैं, तो फिर इस तरह की संरचना तरंगित संरचना होने के कारण प्रकाश को परावर्तन के लिए एक सीधी चिकनी सतह नहीं मिल पाती, और उसकी वजह से बहुत सारा प्रकाश परावर्तित होने से हमारी आँखों की तरफ आने से रह जाता है। इसीलिए जो भी उससे वस्त्र बनेगा वो मंद होता है, डल होता है, यानी कि कम चमकीला होता है और देखने में उतना आकर्षक नहीं लगता जितना कि कोई भी चमकीला वस्त्र होता है। संश्लेषित जितने भी रेशे हैं वो मूल रूप से या जो उनकी संरचना होती है उसी के माध्यम से वो चमकीले होते हैं। तो अब क्योंकि बहुत ज़्यादा चमकीला कपड़ा होगा तो उसकी चमक भी हमारी आँखों में चुभेगी, आँखों में ग्लेयर या चौंधा पड़ता है। तो उस चमक को कम करने के लिए संश्लेषित रेशे यानी सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर क्रिम्प डाले जाते हैं, ताकि क्रिम्प की सहायता से चमक को कम किया जा सके। कपास के रेशे में क्रिम्प्स कम होते हैं, जबकि आप देख रहे हैं इस इमेज के अंदर ऊन के रेशों में क्रिम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं।
प्राकृतिक रूप से ही काफ़ी ज़्यादा क्रिम्प होने के कारण इससे जो धागे बनते हैं वो बल्की होते हैं, मोटे होते हैं। आपने ऊनी धागे सभी ने देखे होंगे घरों में, जब हम स्वेटर बनाते हैं और उसके लिए ऊन का धागा काम में लेते हैं, वो काफ़ी फूला हुआ स्पंजी मोटा सा धागा होता है, जिसको हम एग्जैक्ट वर्ड कह सकते हैं, बल्की होता है। और उसके बीच बीच में एयर पॉकेट्स बन जाती हैं, हवा के स्थान बन जाते हैं, जो ताप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक सतह से दूसरी सतह पर जाने से रोकते हैं। इसीलिए ऊनी रेशों से बने हुए वस्त्र हमारी ठंड से रक्षा करते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, जो फाइन वूल है उसमें ज़्यादा क्रिम्प्स हैं प्रति इंच लंबाई में, जबकि जो कोअर्स या मोटा वूल है उसमें प्रति इंच लंबाई में क्रिम्प्स की संख्या कम है। मानवकृत रेशों में हम आवश्यकता के हिसाब से हीट सेटिंग या कुछ अन्य विधियों से क्रिम्प स्थायी रूप से दे सकते हैं ताकि उनकी चमक को कम किया जा सके। अगली विशेषता है रेशों की सरंध्रता, केशिकत्व और वर्तिकत्व। इन तीनों शब्दों को अलग अलग तरीके से समझने की बहुत ज़रूरत है। एक है पोरोसिटी, दूसरा कैपिलैरिटी और तीसरा विकिंग। सरंध्रता यानी रंध्र का मतलब होता है छेद, तो सरंध्रता का मतलब हुआ छिद्रित संरचना या ऐसी संरचना जिसमें छेद हों, पोर्स हों। सरंध्रता को किसी भी पदार्थ की सीमाओं के भीतर समाहित वायु के आयतन या उसके ठोस आयतन के अनुपात के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सरंध्रता या छेद युक्त स्थिति का मतलब है कि किसी भी संरचना के अंदर बीच में कितना खोखला स्थान है, और जहाँ भी खोखला स्थान होगा उसके अंदर वायु समाहित होगी या उसके अंदर वायु समाई हुई होगी। तो किसी भी रेशे में कितनी वायु समाई हुई है उसका आयतन डिवाइडेड बाय, या उसको हम भाग देंगे उस रेशे का जो ठोस भाग है उसका आयतन इंटू 100, यानी उसका प्रतिशत हमको निकालना है। तो जितनी वायु समाई हुई है, वायु का आयतन है, जितना उसका वायु रहित भाग का आयतन है, इन दोनों का अनुपात और उसका प्रतिशत, ये जैसा आप चित्र में देख रहे हैं ये सरंध्रता है। कार्बन का रेशा दिखाया गया है और ये इसके बीच बीच में आप देख रहे हैं कि खोखले स्थान हैं। तो जितना ज़्यादा खोखला होगा या सरंध्रता जितनी ज़्यादा होगी, उसमें जब भी हम वस्त्र निर्माण करते हैं तो बहुत सारी वेट प्रोसेसिंग की जाती है, गीली प्रक्रियाएं की जाती हैं। जैसे सबसे पहले हम रेशे को धागे में परिवर्तित करते हैं और धागे में परिवर्तित करने के बाद में जो भी वस्त्र बनाते हैं तो बहुत सारे केमिकल्स उसके अंदर काम में आते हैं। वस्त्र को जब हम रंगते हैं, रंगने से पहले उसकी ब्लीचिंग की जाती है, उसकी फिर डाइंग की जाती है, उस पर कई तरह की गीली परिसज्जाएं भी दी जाती हैं। ये सभी वेट प्रोसेसिंग के अंतर्गत आते हैं। उसकी कई तरीके से धुलाई भी की जाती है। इसके अलावा हम दिन प्रतिदिन में जब वस्त्र को काम में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं, तब भी उसके गंदा होने पर हम उसे धोते हैं। तो जितना सरंध्र रेशा होगा वेट प्रोसेसिंग में, तरल पदार्थ उतनी ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर रेशे के अंदर चले जाएंगे, गति करेंगे। तो इससे वेट प्रोसेसिंग बहुत आसान हो जाती है। अगर किसी रेशे में धातु के जैसा अगर वो ठोस होगा, उसमें स्थान ही नहीं है, बीच में कोई गैप्स ही नहीं है, तो आप अगर उसको धोते हैं, साबुन से धो रहे हैं, साबुन का घोल उसमें आर पार जा ही नहीं सकेगा। तो इसीलिए सरंध्रता या पोरोसिटी वेट प्रोसेसिंग के लिए स्पेशली बहुत महत्वपूर्ण गुण है, और इसी की वजह से रेशे साफ हो पाते हैं या उन पर बहुत सारी प्रक्रियाएं की जा सकती हैं। रेशे में उपस्थित छिद्रों के माध्यम से सरंध्रता तथा केशिकत्व वस्त्रोपयोगी रेशों या धागों में आर्द्रता के अवशोषण की सुविधा प्रदान करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जो भी रेशे के अंदर छेद हैं, और कैपिलैरिटी वो प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी, जैसे आपने देखा होगा, एक वस्तु की सतह से चल कर के
और उसके अंदर जो रेशों के बीच का स्थान है उसमें से खुद ही नमी या तरल पदार्थ बीच बीच के जो छेद हैं उनमें से अपने आप ही एक कॉलम बना लेते हैं और ऊपर की तरफ गति करते हुए आ जाते हैं। इस गुण को कहा जाता है कैपिलैरिटी। तो छेद होंगे, सरंध्र होगा, तभी कैपिलैरिटी होगी, क्योंकि बीच बीच में खुले स्थान तभी होंगे। तो कैपिलैरिटी या पोरोसिटी के माध्यम से ही नमी को अवशोषित कर सकते हैं रेशे, और इसके कारण ही फिर वो कई तरह के रंजकों यानी डाइज को, ऑयल्स को, वाष्प को, परिसज्जाओं को, लुब्रिकेंट्स और रेजिन जैसी केमिकल्स को धारित किए रहते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और इससे बहुत सारी परिसज्जाएं उन्हें दी जाती हैं रेजिन के माध्यम से। स्पेशली उसमें सलवट प्रतिरोधकता बढ़ाई जाती है। वॉश एंड वियर फिनिश, वॉश एंड वियर फिनिश का मतलब है आपको वस्त्र को धोने के बाद प्रेस नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली उसे पहन सकते हैं। तो बहुत तरह की फिनिशेस उस पर अप्लाई करने में भी सरंध्रता और केशिकत्व मदद करते हैं। प्राकृतिक और मानवकृत रेशों की सरंध्रता में बहुत अधिक अंतर होता है, जिससे उनके गुण भी बहुत अलग अलग होते हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप वस्त्र निर्माण के समय पर उनमें होने वाली प्रक्रियाएं भी बहुत भिन्न भिन्न होती हैं। प्राकृतिक रेशे, क्योंकि प्रकृति ने उनको जैसा स्वरूप दिया है, वो सरंध्र हैं, पोरस हैं, छिद्रयुक्त हैं, तो उसके हिसाब से ही उन पर वेट प्रोसेसिंग की जाएगी। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको कहा कि अगर कोई ठोस पदार्थ है, धातु है, तो उसमें छेद नहीं है, तो उसके लिए प्रोसेसिंग अलग होगी। उस पर हम वेट प्रोसेसिंग नहीं कर सकते हैं, उस पर कुछ दूसरे तरीकों का प्रयोग करना पड़ता है। तो संश्लेषित रेशों में क्योंकि पोर कम होते हैं, पोर्स कम होते हैं, छेद, तो इसीलिए उनका प्रोसेस निर्माण का, परिसज्जा का, रंगाई का बहुत डिफरेंट होता है प्राकृतिक रेशों के तुलना से हम अगर करते हैं। सामान्य रूप से प्राकृतिक रेशों की सरंध्रता मानवकृत और संश्लेषित रेशों की अपेक्षा अधिक होती है। जैसे कपास के रेशे में उसकी भीतरी खाली केशिका यानी ल्यूमन, कपास के रेशे में पूरी लंबाई में एक खोखली नलिका चलती है, उसके अंदर सैप भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, लेकिन उसके माध्यम से किसी भी तरल पदार्थ को हम उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम ऊन में देखें तो उसके रेशे पे बाहर की तरफ छोटे छोटे स्केल्स या रोएं जैसी संरचना बनी होती है, और उसके माध्यम से तरल पदार्थ आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित हो जाते हैं। इसको कहा जाता है केशिकत्व या कैपिलरी एक्शन। जबकि संश्लेषित रेशों में पोरोसिटी नहीं होती है, बहुत कम होती है, या उसका पूर्णतः अभाव भी होता है कुछ रेशों में। तो इसीलिए वो जल को अंदर तक या नमी को अंदर तक अवशोषित नहीं कर सकते, इसीलिए उनके ऊपर वेट प्रोसेसिंग किया जाना संभव नहीं है। वर्तिकत्व यानी विकिंग का अभिप्राय है रेशे या वस्त्र की सतह के साथ नमी या पानी का प्रसरण। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जैसे पोरोसिटी के माध्यम से जो कैपिलरी एक्शन होता है, उसमें क्या होता है, जो भी लिक्विड है वो वस्त्र के, रेशे के या वस्त्र के अंदर के जो खोखले स्थान हैं उनके माध्यम से आगे प्रवाहित होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी सतह जो होती है वो तरल पदार्थों को अपनी ओर खींच लेती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रक्रिया को कहा जाता है वर्तिकत्व। वर्तिका यानी बत्ती। तो जिस तरीके से बत्ती किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर खींच लेती है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो इसमें भी सिर्फ सतह की तरफ से या सतह के ऊपर से ही नमी को या किसी भी तरह की आर्द्रता को, पानी को या तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। इसमें नमी का अवशोषण नहीं हो रहा, हालांकि उसका प्रसरण हो रहा है इस प्रक्रिया में। यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो जा रही है, लेकिन रेशे के अंदर अवशोषित नहीं हो रही है कोई भी जो भी तरल पदार्थ या नमी है। जबकि कैपिलरी एक्शन यानी केशिकत्व में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो जा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ रेशे के अंदर भी अवशोषित होते हैं। तो विकिंग या वर्तिकत्व के माध्यम से रेशा सिर्फ ऊपरी सतह पर गीला होता है, जबकि
अगर हम कैपिलरी एक्शन या केशिकत्व की बात करते हैं तो उसमें रेशे पूरी तरह अंदर से भी भीग जाते हैं, गीले हो जाते हैं। इसके बाद हम अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं और यह है गर्माहट या वार्मथ। गर्माहट शब्द का अभिप्राय तो आप सभी समझते हैं। जो लोग ठंडे स्थानों पर रहते हैं, ठंडी जलवायु वाले स्थानों पर रहते हैं, और हम भी, हमारे यहाँ जब सर्दी की ऋतु होती है, सर्दी का मौसम आता है, तब अपने शरीर को बाहर के वातावरण से या ठंडी हवाओं से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं। तो ये गर्म कपड़े सिर्फ उन्हीं रेशों से बनाए जा सकते हैं जिनमें गर्माहट का गुण खुद में हो। कुछ और तरीके हैं जिनके माध्यम से हम वस्त्र में गर्माहट ला सकते हैं, लेकिन मूल रूप से और जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस गुण के लिए है वो रेशों के माध्यम से ही आती है। ऐसे रेशे जिनके बीच बीच में हवा रहती हो, यानी एयर पॉकेट्स बनी रहती हो, वे गर्माहट प्रदान करते हैं। क्योंकि वायु ताप की कुचालक है, ताप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु नहीं ले जाती है। तो इसीलिए जिन रेशों में वायु ज़्यादा होगी, हवा के स्थान ज़्यादा होंगे या एयर पॉकेट्स ज़्यादा होंगे, वो शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते और बाहर की ठंडक को शरीर के अंदर तक नहीं पहुंचने देते। और वाइस वर्सा, इसी की तरह, इसी के जस्ट अपोजिट हम देखें, बाहर की गर्मी को शरीर के अंदर तक नहीं आने देते और शरीर की ठंडक को, गर्मी के मौसम में अगर हम बात कर रहे हैं तो शरीर की जो ठंडक है उसको बाहर नहीं जाने देते। प्राकृतिक जो रेशे हैं उसमें सर्वाधिक गर्माहट ऊन का रेशा प्रदान करता है। आप सभी जानते हैं सर्दियों में ऊनी वस्त्र हम सबसे ज़्यादा पहनते हैं, और वो इसीलिए पहनते हैं कि ऊन का रेशा एक ऐसा रेशा है जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और इसका कारण क्या होता है, हम कई बार पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में भी, कि ऊनी रेशे की सतह पर छोटे छोटे बाल या रोएं जैसी संरचना होती हैं जिनको हम स्केल्स कहते हैं। और ये स्केल्स एक दूसरे के साथ में जब अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, तब इनके बीच बीच में छोटे छोटे हवा की पॉकेट्स या एयर पॉकेट्स बन जाती हैं, और उन एयर पॉकेट्स के कारण टेम्परेचर इधर से उधर मूव नहीं कर सकता या हीट मूव नहीं कर सकती, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। कपास का रेशा इतना गर्म नहीं है, उसमें इतनी गर्माहट नहीं होती, लेकिन आप जानते हैं कि रजाइयाँ जब भी हम बनवाते हैं, भरवाते हैं, तो रुई से ही भरी हुई रजाइयाँ बनती हैं। लेकिन रुई की बनी हुई रजाई गर्म कैसे हो सकती है जब अगर कपास का रेशा उतना गर्म नहीं है। तो अब आप इसकी प्रक्रिया को समझिए। आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि जब भी हम रजाई भरवाते हैं तो पहले रुई के रेशे की धुनाई की जाती है, कार्डिंग की जाती है, और धुनाई करने के कारण वो रेशा फूला फूला हो जाता है, उसके बीच बीच में बहुत सारी एयर पॉकेट्स बन जाती हैं, और इसकी वजह से ही वो रेशा ताप का कुचालक हो जाता है। तो धुनाई करने के बाद यानी कार्डिंग करने के बाद में रेशा, रुई का रेशा ताप का कुचालक हो जाता है, और तब इसका प्रयोग रजाई बनाने के लिए या रजाइयों में भरने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम रेशम के बारे में बात करें तो रेशम का रेशा क्योंकि चिकना लंबा फिलामेंट है, तो उससे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये ताप को रोकेगा। लेकिन रेशम के रेशे की संरचना ऐसी है कि वो जो रेशा है वो फाइब्रिन प्रोटीन का बना होता है, और उसके ऊपर, उसकी ऊपरी सतह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर सेरिसिन नाम के गोंद के पैचेस लगे होते हैं, चकत्ते लगे होते हैं। तो ये जो गोंद है या मोम है, ये ताप रोधक का काम करता है, और इसकी वजह से ही सिल्क के कपड़े या रेशमी कपड़े सर्दियों में हमें बाहर के वातावरण की ठंड से बचाते हैं। प्राकृतिक रेशों के बाद अगर हम अब संश्लेषित रेशों की बात करें तो संश्लेषित रेशों में ताप रोधकता का गुण बिल्कुल नहीं होता, और गर्माहट भी वो इसीलिए बिल्कुल भी प्रदान नहीं करते। लेकिन अगर हमें काम में लेना है इसको गर्मी प्रदान करने के लिए, तो इस पर कुछ परिसज्जाएं दी जाती हैं जिनके माध्यम से
संश्लेषित रेशे भी तापरोधी हो जाते हैं। तो आजकल जो लाइट वेट ब्लैंकेट्स चलते हैं, जैकेट्स चलती हैं, आप देखते हैं बहुत हल्के वजन के हैं, संश्लेषित रेशों से बने हुए हैं। तो वो उसके रेशे के गुणों से नहीं हैं, बल्कि उस पर दी गई परिसज्जाओं के कारण ऐसा होता है कि वो तापरोधी हो जाते हैं और उनका वजन भी बहुत कम होता है। तो आज की इस वीडियो में आपने जो विशेषताएं पढ़ी हैं उनको अच्छे से समझ लें, और उनसे संबंधित आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।